Hello class. So today we are going to start our next chapter, that is SEBI regulations 2009. अब हम पढ़ेंगे सेबी ने क्या क्या रेगुलेशंस लगाई हैं और ये किस किस पर रेगुलेशंस लगाई गई हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशंस, कि ये रेगुलेशंस जो सेबी ने लगाई हैं वो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होती है, किस किस के लिए वो रेगुलेशंस बनाई गई हैं। वो कंपनीज़ जो पब्लिक इशू करना चाहती हैं या वो राइट इशू, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं, कोई न्यू कंपनी अगर वो पब्लिक इशू करना चाहती है, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं वो राइट इशू करना चाहती हैं, प्रेफरेंशियल इशूज़ करना चाहती हैं, या फिर वो बोनस इशूज़ इशू करना चाहती हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर कोई इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हैं, उनके ऊपर ये सारी रेगुलेशंस अप्लाई होती है। मीन्स जब भी वो इशू करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को, तो उनको इन रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पब्लिक इशू, वो कंपनीज जो न्यू कंपनीज होती है, अगर वो न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती हैं तो वो उनको क्या क्या रेगुलेशन, क्या क्या कंडीशंस को पूरा करना चाहिए। फर्स्ट है द इशूअर मीन्स वो कंपनी जो सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है, दैट इज़ इशूअर। जब भी वो सिक्योरिटीज़ को इशू करेगी तो उनको डिफरेंट कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, तभी वो पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज़ इशू कर पाएगी। द इशूअर मस्ट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस एट द टाइम ऑफ फिलिंग ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि जब भी एक पब्लिक कंपनी को एक इशूअर को सिक्योरिटीज़ इशू करनी पड़ती है तो उनको एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है, और वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट किसको सबमिट कराते हैं, वो सेबी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को एंड स्टॉक एक्सचेंज को। इन ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ साथ उनको कुछ कंडीशंस को पूरा करना ज़रूरी है। क्या कंडीशंस हैं वो देखो। द इशूअर हैज़ टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग, द प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स और पर्सन्स इन कंट्रोल ऑफ इशूअर शुड नॉट बी डीबेयर्ड फॉर असेसिंग द कैपिटल मार्केट, कि जो इशूअर के, उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई रोक नहीं लगानी चाहिए, मीन्स कि ताकि वो कैपिटल मार्केट को असेस ना कर सके। मीन्स उनके ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी होनी चाहिए कि उनके जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो कैपिटल मार्केट में डीलिंग्स नहीं कर सकते, ऐसी कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाई जानी चाहिए, दैट इज़ डीबेयर्ड। दूसरा, दे शुड नॉट बी इन कंट्रोल ऑफ अदर कंपनी, कि वो किसी कंपनी की सेकेंड सब्सिडरी कंपनी ना हो, कोई अगर उसकी कोई होल्डिंग कंपनी है तो उसके ऊपर भी कोई प्रोहिबिशन ना लगाई गई हो ताकि वो कैपिटल मार्केट को असेस ना कर पाएँ। नेक्स्ट, कि जब भी वो ऑफर डॉक्यूमेंट देंगे तो जब वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म वो सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज में नहीं देंगे, बट मोर देन डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज में उनको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराना पड़ेगा। नेक्स्ट, ही शुड हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी फॉर डीमटेरियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, कि उसको क्या करना पड़ेगा कि अगर वो सिक्योरिटीज़ को इशू कर रहा है तो उनको डिपॉजिटरीज के साथ भी एक एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ेगा, ताकि वो अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ को, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती है जो उस टाइम पर वो पब्लिक को इशू कर रहा है, ताकि वो उन सिक्योरिटीज़ को डीमटेरियलाइज करा सके, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफ़र करा सके डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस के पास, इसलिए उसको डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट में एंटर होना ज़रूरी है। लास्ट है द एग्जिस्टिंग पार्टली पेड, अगर एक कोई एग्जिस्टिंग कंपनीज है जो पब्लिक इशू कर रही है, तो अगर उसकी कोई पार्टली पेड अप शेयर्स है जिनकी पेमेंट अभी तक पूरी नहीं आई है, या तो वो उनको फुली पेड अप कर ले और कॉल्स मंगा ले, या फिर उन शेयर्स को क्या कर दिया जाए, फॉरफिट कर दिया जाए। तो ये थी कंडीशंस किसके लिए, एक पब्लिक इशू के लिए। अगर वो सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहते हैं तो उनको इन कंडीशंस को पूरा करना ज़रूरी है। नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है उनकी, नेक्स्ट इज योर वारंट्स मे बी इशूड अलॉन्ग विद पब्लिक इशू और राइट इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। अब वारंट्स क्या होते हैं, वारंट्स होते हैं आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिससे एक पर्सन को राइट मिलता है कि वो परचेज और सेल कर सकते हैं एक सिक्योरिटी के लिए।
उसी की बेसिस पे वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी की परचेज और सेल करते हैं, दैट इज़ वारंट। तो जब भी एक कंपनी पब्लिक इशू कर रही है, राइट इशू कर रही है, तो पब्लिक और राइट इशू करने के साथ साथ उनको क्या इशूज़ करने पड़ेंगे, वारंट्स इशू करना ज़रूरी है, वारंट्स इशू करेंगे वो। नेक्स्ट, द अमाउंट फॉर जनरल पर्पस, कि अगर एक कंपनी जनरल पर्पसेस के लिए पब्लिक से पैसा ले रही है, सब्सक्राइब कर रही है, तो वो सिर्फ मैक्सिमम 25% तक ले सकती है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकती। नेक्स्ट आता है आपका, नो इशूअर शैल मेक अ पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी और कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इफ द इशूअर और एनी ऑफ इट्स प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स इज अ विलफुल डिफॉल्टर, कि अगर इशूअर के प्रमोटर्स और जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या है, विलफुल डिफॉल्टर, मतलब उन्होंने कोई गलती करी है, तो वो कंपनी, वो इशूअर इक्विटी सिक्योरिटीज़ को या फिर डिबेंचर्स को इशू नहीं कर सकता। देखो, नो इशूअर शैल मेक अ पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज़ और कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, कि वो कंपनी, वो इशूअर जिसके जो प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स हैं वो एक विलफुल डिफॉल्टर है, उन्होंने कोई गलती करी है, तो वो इशूअर इक्विटी सिक्योरिटीज़ को और कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू नहीं कर सकता। तो ये थे आपके पब्लिक इशू के रिगार्डिंग कि क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होते हैं जो उनको पूरी करनी पड़ती हैं। नाउ नेक्स्ट is your appointment of merchant bankers and other intermediaries, that is regulation number 5। अब हर एक इश्यूअर को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट मर्चेंट बैंकर्स के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उनको अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि वो अपनी इशू ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकें। अब अंडरराइटर्स का मेन काम क्या होता है, मर्चेंट बैंकर्स का मेन काम क्या होता है कि वो अंडरराइटर की तरह काम करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इशूअर सारे इशू से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सारे खुद नहीं कर सकते, उसके लिए उनको डिफरेंट मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करना ज़रूरी है। तो हर एक इशूअर का क्या करेगा, एक या वन और मोर देन मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करेगा ताकि वो इशूअर अपनी ऑब्लिगेशन को, इशू ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके। बट उन्हीं मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट किया जाएगा जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अंडर सेबी। Second, only those intermediaries shall be appointed which are registered with the board. If issue is managed by one and more merchant bankers, कि अगर issuer ने एक या एक से ज़्यादा merchant bankers को appoint किया है तो issuer बताएगा कि एक पर्टिकुलर हर एक merchant banker की क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको उन्होंने पूरा करना है। देखो, if issue is managed by one or more merchant bankers, then rights, obligations and responsibilities of each shall be predetermined and will be disclosed in offer document। कि जब भी वो ऑफर डॉक्यूमेंट फिल करेंगे उस टाइम पे उनको मेंशन करना पड़ेगा कि वो कितने मर्चेंट बैंकर्स पे अपॉइंट कर रहे हैं और हर एक मर्चेंट बैंकर्स के क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको उन्होंने पूरा करना है। नेक्स्ट, अब हर एक इशूअर एक लीड मर्चेंट बैंकर, जितने मर्चेंट बैंक, एक लीड, एक मेन मर्चेंट बैंकर होता है। अब ये जो लीड मर्चेंट बैंकर होता है ये एक इशूअर को एडवाइस भी दे सकता है जब वो अपनी और इंटरमीडियरीज को अपॉइंट कर रहा है, मतलब और डिफरेंट मर्चेंट बैंकर्स को जब वो अपॉइंट कर रहा है तो एक जो लीड, जो मेन मर्चेंट बैंकर होता है वो एक इशूअर को एडवाइस दे सकता है। देखो, द लीड मर्चेंट बैंकर शेल एडवाइस द इशूअर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट, कि उनके बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट भी होगा, वो एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में किया जाएगा। अगर इशूअर जो इशू कर रहा है, पब्लिक इशू कर रहा है, वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू कर रहा है, वो डायरेक्टली इशू नहीं कर रहा, वो किसके थ्रू कर रहा है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू कर रहा है, तो इस केस में उसको सिंडिकेट मेंबर्स को अपॉइंट करना ज़रूरी है। देखो, सिंडिकेट मेंबर्स शेल ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय द इशूअर इफ द इशू इज मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, कि अगर इशूअर पब्लिक इशू थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस कर रहा है उस केस में उसको किसको अपॉइंट करना ज़रूरी है, सिंडिकेट मेंबर्स को। Next, the issuer shall also appoint registrar which has connectivity with all the depositories, कि इश्यूअर क्या करेगा, एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा रजिस्ट्रार्स को जिसकी जो कनेक्टिविटी होती है, जितने भी डिपॉजिटरीज हैं उन सब के साथ उनकी क्या होती है, कनेक्टिविटी होता है, उनका लिंक होता है। क्लियर हो गया यहाँ से अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन नंबर 5। अब नेक्स्ट करते हैं हम फिलिंग ऑफ। Now next is your filling of offer document regulation number 6। अब यहाँ पर क्या है कि वो इशूअर जो पब्लिक और राइट इशू करना चाहती है
कितने अमाउंट का? 50 लाख या उससे ज़्यादा की अगर वो सिक्योरिटीज़ को इशू करती है 50 लाख और मोर, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को तैयार करना पड़ेगा विथ स्पेसिफाइड फीस। और वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट किसको सबमिट कराएगा? वो सेबी को। बट ये जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है वो प्रोस्पेक्टस की रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उसको सेबी को सबमिट कराना पड़ेगा। कितने दिन पहले? कम से कम 30 डेज पहले उसको वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट कराना पड़ेगा सेबी को, तभी वो पब्लिक इशू 50 लाख है उससे ज़्यादा की सिक्योरिटीज़ वो पब्लिक इशू कर पाएगा। देखो, नो इशूअर शैल मेक अ पब्लिक और राइट इशू ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ 50 लाख और मोर अनलेस ही फिल्ड अ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद स्पेसिफाइड फीस विद सेबी एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। कि प्रोस्पेक्टस की रजिस्ट्रेशन कराने से पहले 30 डेज, कम से कम 30 डेज पहले उसको एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट तैयार कराना पड़ेगा। और वो किसको सबमिट कराएंगे? वो सेबी को विद स्पेसिफाइड फीस। अब जब उन्होंने बोर्ड को ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट कराया, तो अगर बोर्ड को ये लगता है कि इनको अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने चाहिए, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी हैं, तो हर एक इशूअर को अपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में वो सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर बोर्ड ने उनको स्पेसिफाई किया है कि ये चेंजेस आपको करने चाहिए, तो एक इशूअर को वो चेंजेस अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में करने पड़ेंगे विद इन 30 डेज। 30 डेज वो क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं। देखो, द बोर्ड में स्पेसिफाई चेंजेस और ऑब्जर्वेशंस ऑन द ऑफर डॉक्यूमेंट विद इन 30 डेज। कि 30 डेज के अंदर अगर बोर्ड को ये लगता है कि एक इशूअर को अपने ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में ये चेंजेस करने चाहिए, तो उनको वो चेंजेस करने पड़ेंगे। द इशूअर और लीड मर्चेंट बैंकर्स शैल मेक सच चेंजेस इन ऑफर डॉक्यूमेंट एंड विल कंप्लाई सच चेंजेस इन प्रोस्पेक्टस। तो उनको वो सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका द इशूअर शेल फाइल अ प्रोस्पेक्टस विद बोर्ड थ्रू मर्चेंट बैंकर्स। कि एक इशूअर ऑफर डॉक्यूमेंट तो सबमिट कराएगा ही कराएगा, ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ साथ उनको बोर्ड को एक प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस वो तैयार कर रहे हैं वो प्रोस्पेक्टस भी मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू वो किसको सबमिट कराएंगे? सेबी को सबमिट कराएंगे। The issuer shall file a prospectus with both through merchant bankers when he files the same with the registrar of companies and designated stock exchange। कि वो स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर उनके सिक्योरिटीज लिस्टेड है उनको और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को तो प्रोस्पेक्टस सबमिट कराएंगे ही कराएंगे, बट उसके साथ साथ जो बोर्ड है, सेबी है, उसको भी उनको अपना प्रोस्पेक्टस थ्रू मर्चेंट बैंकर सबमिट कराना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका द लीड मर्चेंट बैंकर शेल फाइल एन ऑफर डॉक्यूमेंट विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कि लीड मर्चेंट बैंकर क्या करेगा? ऑफर डॉक्यूमेंट किसको सबमिट कराएगा? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस में सबमिट कराएगा। लास्ट द सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट शेल ऑल्सो बी फर्निश। कि उसके साथ साथ बोर्ड को, सेबी को एक सॉफ्ट कॉपी भी ऑफर डॉक्यूमेंट की सबमिट करानी पड़ेगी। तो ये थे आपके रेगुलेशंस ऑफर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, रेगुलेशन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। नाउ इन सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब जब भी एक इशूअर पब्लिक इशू कर रहा है, अपनी सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को सब्सक्राइब कर रहा है, तो जितनी सिक्योरिटीज़ वो सब्सक्रिप्शन के लिए दे रहा है उतनी टोटल सब्सक्रिप्शन का 1% वो अपने पास क्या रखेगा? एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह वो अपने पास रखेगा। देखो, द इशूअर शैल डिपॉजिट एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। कि पब्लिक को जितनी सिक्योरिटीज़ वो सब्सक्राइब कर रहा है उन टोटल सब्सक्रिप्शन का 1% वो अपने पास एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह रखेगा हर एक इशूअर। सेकेंड, वो जो अमाउंट रखा जाएगा वो किस तरीके, जैसे बोर्ड ने बोला है या डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज ने बताया, उस तरीके से उस अमाउंट को रखा जाएगा एक स्पेसिफाइड मैनर में, जो बैनर बोर्ड ने या स्टॉक एक्सचेंज ने स्पेसिफाई किया है। थर्ड, द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट शेल बी रिफंडेबल और फॉरफिटेबल इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ये बोर्ड ही स्पेसिफाई कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज स्पेसिफाई करते हैं कि उस जो उन्होंने एज अ अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह रखा है उसको रिफंड करना है या उसको फॉरफिट करना है। तो जिस तरीके से बोर्ड स्पेसिफाई करेगी उस तरीके से इशूअर को उस अमाउंट को यूज़ करना पड़ेगा।
तो दैट इज़ योर रेगुलेशन नंबर 7, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू, कि जब आप इशू कर रहे हो, पब्लिक इशू कर रहे हो, उससे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। देखो, एक तो आप ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट तो सबमिट कराओगे, उसके साथ साथ अलॉन्ग विद ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट और कौन कौन से सबमिट कराने हैं डॉक्यूमेंट्स। देखो, फर्स्ट इज योर अ सर्टिफिकेट कन्फर्मिंग द एग्रीमेंट विद द इशूअर, कि वो सारे एग्रीमेंट्स जो एक इशूअर के साथ, जो आपके साथ हुए, कंपनी के साथ हुए, वो सारे सबमिट कराने हैं आपने सर्टिफिकेट्स। सेकंड, अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, कि जो भी आप काम करोगे, सिक्योरिटीज इशू करोगे या जो भी ट्रेडिंग करोगे आप, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में करोगे, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर करोगे। नेक्स्ट, अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम डिबेंचर ट्रस्ट इन केस ऑफ इशू ऑफ कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, कि ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हो तो उस केस में आपको डिबेंचर ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करना ज़रूरी है, तो आप उसका एक सर्टिफिकेट भी इशू करोगे ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट का, कि आप डिबेंचर्स ट्रस्टीज़ के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम करोगे। नेक्स्ट, अ सर्टिफिकेट कंफर्मिंग कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस, कि आप ये स्पेसिफाई करो कि जो भी कंडीशंस रखी गई है एक पब्लिक इशू के लिए, एक राइट इशू के लिए, आप वो सारे कंडीशंस को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। तो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट के साथ आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे सर्टिफिकेट साथ में सबमिट कराओगे। और क्या क्या सबमिट कराना है, द परमानेंट अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट नंबर ऑफ द प्रमोटर्स शुड ऑल्सो बी सबमिटेड टू सच रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वेयर सिक्योरिटीज आर प्रपोज टू बी लिस्टेड, कि वो स्टॉक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस जहाँ पर आपकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हैं, ठीक है, उन स्टॉक एक्सचेंजेस में जितने भी आपके प्रमोटर्स हैं उनका परमानेंट अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर एंड पासपोर्ट नंबर सबमिट कराना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज योर ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू बी मेड पब्लिक, कि अब ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्या होता है और वो पब्लिक को क्यों सबमिट कराते हैं। देखो, नाउ इन ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, अब हर एक ईश्वर क्या करेगा, जिस टाइम पर वो बोर्ड को अपना ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट सबमिट करा रहा है, उस दिन या उसकी नेक्स्ट डे वो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट को पब्लिक को भी दिखाएगा, पब्लिक को शो करेगा। कम से कम कितने दिन के लिए, एटलीस्ट 21 डेज़ के लिए वो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट पब्लिक को शो किया जाएगा, कम से कम 21 डेज़ के लिए। अब यहाँ पे काम किसका आ गया, अब लीड मर्चेंट बैंकर का काम आ गया। अब लीड मर्चेंट बैंकर क्या करेगा कि जब इशूअर ने वो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट को पब्लिक किया तो लीड मर्चेंट बैंकर कमेंट्स रिसीव करेगा कि पब्लिक का क्या व्यूज़ हैं उस कंपनी के, उस इशूअर के रिगार्डिंग, और क्या वो चेंजेस चाहते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस क्या हैं, तो वो किसको बताते हैं, वो बोर्ड को बताते हैं कमेंट्स रिसीव जो मिले पब्लिक से, और जो उन्होंने चेंजेस सजेस्ट किए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन किसको देगा, बोर्ड को देगा। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 21 डेज़ के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन किसको दी जाएगी, बोर्ड को दी जाएगी। कौन देगा, मर्चेंट बैंकर देगा। नेक्स्ट आता है कि जब वो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट पब्लिश कर रहा है उस दिन या उसके नेक्स्ट डे कम से कम वो एक हिंदी या इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी उस ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, पब्लिश करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके शेयर्स को क्या करें, सब्सक्राइब करें। दैट इज़ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू बी मेड पब्लिक, सेक्शंस रेगुलेशन नंबर 9। नेक्स्ट आता है आपका फास्ट ट्रैक इशू, रेगुलेशन नंबर 10। अब फास्ट ट्रैक इशू क्या होता है, देखो, फास्ट ट्रैक इशू इज़ अ फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल बाय लिस्टेड कंपनीज। वो कंपनीज जिनकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस में, वो इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो, जितनी भी आपकी लिस्टेड कंपनीज हैं, मींस द लिस्टेड कंपनीज कैन असेस द इंडियन प्राइमरी मार्केट फॉर रेजिंग द कैपिटल थ्रू पब्लिक इशू विदाउट कंप्लाइंग एनीथिंग कंटेन्ड इन स्टैंडर्ड रेगुलेशन नंबर 6, 7, 8 रिलेटेड टू फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्म स्पेसिफाइड इन द सेबी। मीन्स कि वो लिस्टेड कंपनी जिनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंजेस में, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, अगर वो पब्लिक इशू करना चाहती हैं, प्राइमरी मार्केट के थ्रू कैपिटल रेज करना चाहती है, तो उनको जो रेगुलेशन नंबर 6, 7, 8 में लिखा है उनको ये रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ फास्ट ट्रैक इशू। जैसे जो रेगुलेशंस होती हैं, रेगुलेशन नंबर 6, 7, 8
इसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो एक इश्यूअर को सबमिट कराने पड़ते हैं। देखो यूजुअली देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्म्स टू बी सबमिट अंडर ICTR रेगुलेशन 678 एंड देन अमेंड द प्रोस्पेक्टस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द सेबी की बोर्ड जो ऑब्जर्वेशन देता है हमें उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली अपने प्रोस्पेक्टस में सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। इन सारे कंडीशंस को हटाने के लिए एक लिस्टेड कंपनी कौन सा मेथड यूज़ कर सकती है, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को फॉलो कर सकती है अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करने के लिए। देखो, सो टू रिड्यूस ऑल दीज लेंदी एंट्री नॉर्म्स और कंडीशंस सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस, सेबी ने कौन सा मेथड लेके आया, एक न्यू मेथड लेके आया, दैट इज फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म फॉर इशूइंग सिक्योरिटीज विच वुड अलाउ लिस्टेड कंपनीज टू रेज फंड्स मोर क्विकली। मीन्स उनको उन रेगुलेशंस को, उन फॉर्म्स को, उन कंडीशंस को पूरा करना ज़रूरी नहीं है, वो डायरेक्टली और बहुत क्विकली अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकते हैं। देखो, ऑल द लिस्टेड कंपनीज कैन नॉट raise capital through fast track issue. Only those listed companies can raise capital who satisfy the following conditions। कि वही कंपनीज जो सेबी ने जो डिफरेंट कंडीशंस दी गई हैं, अगर उन कंडीशंस को पूरा करते हैं तभी वो फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज योर, अब इन केस ऑफ ओपनिंग ऑफ एन इशू, कि अगर एक इशूअर पब्लिक या राइट इशू कर रहा है और उसने बोर्ड को एक ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट सबमिट कराया है, तो अगर बोर्ड ने उनको कुछ चेंजेस को स्पेसिफाई किया है तो उन चेंजेस को करने के बाद विद इन 12 मंथ्स वो क्या कर सकते हैं, पब्लिक और राइट इशू कर सकते हैं। अगर बोर्ड ने कोई भी ऑब्जर्वेशंस नहीं दी हैं, अपने कोई भी चेंजेस करने को नहीं कहा, तो विद इन 3 मंथ्स आप पब्लिक और राइट इशू कर सकते हो। नाउ इन केस ऑफ शेल प्रोस्पेक्टस जो आप इशू कर सकते हो, पब्लिक और राइट इशू कर सकते हो, वो विद इन 3 मंथ्स आप कर सकते हो। नेक्स्ट, द इशूअर शेल फाइल, अब जब इशूअर ने, जब एक बोर्ड ने अपनी ऑब्जर्वेशन को स्पेसिफाई किया है इन केस, तो उस केस में एक इशूअर क्या करेगा, अपडेटेड ऑफर डॉक्यूमेंट किसको सबमिट कराएगा, बोर्ड को सबमिट कराएगा। किसके थ्रू वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराया जाएगा, थ्रू लीड मर्चेंट बैंकर्स, जिसमें वो हाईलाइट करेगा कि जो बोर्ड ने जो चेंजेस उसको करने के लिए कहे थे वो सारे चेंजेस उसने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में कर लिए हैं। नेक्स्ट, इफ देयर एनी चेंज रिलेटेड टू मैटर्स हाईलाइटिंग द मैटर्स इन शेड्यूल नंबर 7, कि अगर कुछ शेड्यूल 7 से रिलेटेड कुछ चेंजेस हैं तो वो सारे चेंजेस एक इशूअर को करने पड़ेंगे और वो फिर वो सबमिट किसको कराएगा, बोर्ड को सबमिट कराएगा। देखो, इफ देयर एनी चेंजेस रिलेटेड टू मैटर्स इन शेड्यूल 7 द सेम शैल बी फिल्ड विद द बोर्ड। Now last is the issue shall be opened after at least 3 working days from date of registration the red herring prospectus, कि अगर आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद रजिस्ट्रेशन मिल गई है तो कम से कम 3 दिन के अंदर अंदर आप अपना इशू ओपन कर सकते हो। तो दैट इज रेगुलेशन नंबर 11, ओपनिंग ऑफ एन इशू। नेक्स्ट हम करते हैं डिस्पैच ऑफ इशू मटेरियल, रेगुलेशन नंबर 12। अब एक इशूअर क्या करेगा, देखो, इशूअर द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड द अदर इशू मटेरियल्स, की एक इशूअर को अब क्या क्या सबमिट कराना है, इशू से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके ऑफर डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका ASBA दैट इज़ एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, वो सब किसको सबमिट कराएगा, आपके डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज में वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए जाएंगे, सिंडिकेट मेंबर्स को वो सबमिट कराए जाएंगे, आपके जो अंडरराइटर्स हैं उनको वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जाएंगे, बैंकर्स टू एन इशू को इन्वेस्टर्स एसोसिएशन में वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराए जाएंगे, या जो आपके सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स हैं पहले से ही उनको सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराया जाएगा। और कौन सबमिट कराएगा, आपके लीड मर्चेंट बैंकर्स वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कराएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ASBA क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म है आपकी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, इसकी फुल फॉर्म है। अब ये क्या होती है, ये एक एप्लीकेशन होती है जो कौन लिखता है, एक इन्वेस्टर लिखता है, किसको, अपने सिंडिकेट बैंक्स को, जिसमें उनको ये करता है कि ये ऑथराइजेशन देता है, उनको ये बोलता है कि मेरे एप्लीकेंट सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट में जितने भी फंड्स हैं उन सबको क्या कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि एक इन्वेस्टर न्यू इशू कर सके। ठीक है, तो अगर किसी इन्वेस्टर ने ऐसी कोई एप्लीकेशन लिखी है तो वो एप्लीकेशन भी इन सब एरियाज में सबमिट कराई जाएगी।
दैट इज़ डिस्पैच ऑफ इशू मटेरियल, कि इशू से रिलेटेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितना भी मटेरियल है, ऑफर डॉक्यूमेंट है, वो सारे सबमिट इन डिफरेंट बैंक्स में, मर्चेंट बैंक्स में, सिंडिकेट मेंबर्स को, अंडरराइटर्स को, सेबी को, स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट कराए जाएंगे। और वो सबमिट कौन कराता है? इश्यूअर के बिहाफ पर जो उनका लीड मर्चेंट बैंकर होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन उनके बिहाफ पर सबमिट कराता है। यस भी आपको समझ आ गया। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। नेक्स्ट इज योर अंडरराइटिंग, दैट इज रेगुलेशन नंबर 13। अब इसमें क्या है देखो, इफ द इशूअर making public issue or right issue and desires to have issue underwritten, it shall appoint the underwriters in accordance with the Security and Exchange Board of India Regulation 1993, कि अगर एक इशूअर पब्लिक को राइट इशू कराना चाहता है, किसके थ्रू अंडरराइटर्स कराना चाहता है, तो उस केस में उसको अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना ज़रूरी है। एंड इन केस इफ द इशूअर मेक्स अ पब्लिक इशू थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस, कि अगर वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू अपने सिक्योरिटीज़ को अंडरराइटन कराना चाहता है, तो उसके लिए उसको बुक रनर्स को और सिंडिकेट मेंबर्स को अपॉइंट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है आपका देखो, द इशूअर शेल एंटर इनटू अंडरराइटिंग अग्रीमेंट विद द बुक रनर्स, कि सबसे पहले एक इशूअर किसके साथ एग्रीमेंट करेगा? बुक रनर्स के साथ। फिर वो बुक रनर्स फर्दर किसके साथ एग्रीमेंट करेंगे? आपके सिंडिकेट मेंबर्स के साथ, who in turn shall enter into agreement with the syndicate members। और उस जब वो एग्रीमेंट किया जाएगा तो वो ये स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कर रहे हैं। वो सारा कुछ उस अनरिटन एग्रीमेंट में बुक रनर्स को और सिंडिकेट मेंबर्स को बताया जाएगा, इंडिकेटिंग देयर इन द नंबर ऑफ specified securities which shall be subscribed to the predetermined price in the event of under subscription in the issue, कि अगर सिक्योरिटीज़ आपकी अंडर सब्सक्राइब्ड होती है तो कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं जो ये बुक रनर्स और सिंडिकेट मेंबर्स उसको क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। ये उनको अंडर रिटन एग्रीमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, इफ सिंडिकेट मेंबर्स फेल्स टू फुलफिल देयर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस, कि अगर जो उनकी ऑब्लिगेशंस, अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस अगर वो पूरा नहीं करते हैं, तो उस केस में उनकी जगह उनकी ऑब्लिगेशंस को कौन पूरा करता है? जो लीड बुक रनर होता है, उन ऑब्लिगेशंस को वो पूरा करता है। अगर सिंडिकेट मेंबर्स उस अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस को, जो काम उनको कहा गया है, वो अगर पूरा नहीं करते, तो उस केस में उनके ऑब्लिगेशंस को कौन पूरा करता है? लीड बुक रनर्स उन ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, द बुक रनर्स एंड सिंडिकेट मेंबर्स शेल नॉट सब्सक्राइब टू द इशू इन एनी मैनर एक्सेप्ट फॉर फुलफिलिंग देयर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस, कि जो उनको अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन जो उनको बताई गई हैं, मिनिमम जो उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, सिर्फ वही ऑब्लिगेशंस को वो उनको पूरा करेंगे, उसके अलावा और कोई ऑब्लिगेशंस को वो पूरा नहीं करेंगे। In case every underwriting issue, the lead merchant banker or the lead book runner shall undertake minimum underwriting obligation as specified in the SEBI। वो कहते हैं कि जो सेबी ने मिनिमम ऑब्लिगेशंस बताई गई हैं, उन लीड मर्चेंट बैंकर्स को, अंडरराइटर्स को उन मिनिमम ऑब्लिगेशंस को पूरा करना ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट देखो आपका, वेयर 100% ऑफ द ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट इज़ अंडररिटन। वो कहते हैं कि जितनी 100, अगर आप 100% सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करते हो थ्रू अंडरराइटर्स, तो आपके ऊपर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेवल नहीं लगाया जाएगा। आपकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, पहले तो ये था ना कि सेबी ने कुछ मिनिमम ऑब्लिगेशन स्पेसिफाई की हुई थी, उस अंडरराइटर को मिनिमम ऑब्लिगेशंस को पूरा करना ज़रूरी था। बट अगर आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि आप 100%, आपकी जो ऑब्लिगेशंस है वो पूरे 100% सिक्योरिटीज़ के ऊपर है, 100% स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ के ऊपर है, तो आपके ऊपर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेवल वाली रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएगी। आपकी जो ऑब्लिगेशंस है वो पूरे 100% के लिए हैं। किस केस में? अगर वो 100% आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन है। तो ये था आपका अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस की अंडरराइटिंग में क्या क्या रेगुलेशंस होती हैं और हमें कौन एक इश्यूअर को कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना पड़ता है।
नेक्स्ट पॉइंट इज योर मिनिमम सब्सक्रिप्शन. नाउ इन केस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि एक कंपनी को, एक ईश्वर को मिनिमम 90% जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं वो पब्लिक के थ्रू सब्सक्राइब करनी पड़ेगी. देखो, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन एन इशू शेल नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट. मीन्स आपकी सारी की सारी आप अंडरराइटिंग नहीं करा सकते, कम से कम 90% तो आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी. इन केस अगर एक ईश्वर को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती है तो जितनी भी एप्लीकेशन मनी उसने रिसीव करी है वो सारी एप्लीकेशन मनी उसको क्या करनी पड़ेगी, रिफंड करनी पड़ेगी एप्लीकेंट्स को. और जब भी आप ऑफ़र डॉक्यूमेंट तैयार करते हो तो ऑफ़र डॉक्यूमेंट में जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग जो भी डिस्क्लोजर्स होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी आपको मेंशन करनी पड़ेंगी. इन केस द रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, कि अगर आपने अपने ऑफ़र डॉक्यूमेंट में कुछ मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ की रिगार्डिंग कुछ रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई करी है, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स किसके ऊपर अप्लाई की जाएंगी, जब भी आप अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में एक ईश्वर को कम से कम कितने 90%, कम से कम 90% तो ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन पब्लिक से लेना पड़ेगा. इन केस अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेवल को अचीव नहीं कर पाता, उस केस में वो क्या करेगा, एप्लीकेंट्स को मनी रिटर्न कर देगा. तो ये थी आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग रेगुलेशंस नंबर 14. नेक्स्ट आता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन. Case of oversubscription, no allotment shall be made by the issuer in excess of the specified securities offered through the offer document. मीन्स जितनी आपने सिक्योरिटीज़ को ऑफ़र किया है, अगर आपके पास जो एप्लीकेशंस हैं वो उसे एक्सेस में आती हैं, तो वो एक्सेस एप्लीकेशन को, उन सिक्योरिटीज़ को आप सब्सक्राइब नहीं करोगे. जितनी सिक्योरिटीज़ आपने स्पेसिफाई की हैं सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज़ को आप सब्सक्राइब करोगे, एक्सेस अमाउंट नहीं करोगे. दैट इज़ योर ओवर सब्सक्रिप्शन, कि एक ईश्वर सिर्फ उतनी ही नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करेगा जितनी उसने स्पेसिफाई करी है, मेंशन करी है ऑफर डॉक्यूमेंट में. अगर वो उनसे ज़्यादा एप्लीकेशन मनी को रिसीव करता है तो वो उन एप्लीकेशंस में वो अपनी सिक्योरिटीज़ को अलॉट नहीं करेगा. दैट इज़ योर ओवर सब्सक्रिप्शन.